मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। लेकिन एक और सच्चाई है इसमें, वो ये कि मेहनत का पूरा हक तभी मिलता है जब आपको अपनी मेहनत की पूरी जानकारी हो, यानी आप अपने अधिकार से पूरी तरीके से क्लियर्ड हो। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझने वाले हैं कि भारत के ये जो नए लेबर लॉ एक्ट आने वाले हैं, जो मतलब जो 4 नए कोड आने वाले हैं, आखिर वो क्या हैं। और अगर आप भी नौकरी करते हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हो, स्टार्टअप में हो या फिर एचआर हो, ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है जो एक कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम आपको सब बताने वाले हैं कि आखिर ये 4 कोड क्या हैं, कैसे काम करेंगे और इसके पीछे क्या परिभाषा है। तो नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तर। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बदलाव क्या हुआ है। पहले भारत में 29 अलग अलग श्रम कानून थे, अलग अलग नियम थे, अलग अलग रजिस्टर था, अलग अलग प्रक्रियाएं थी। इससे कर्मचारियों को भी कंफ्यूजन होती थी और कंपनियों को भी परेशानी झेलनी पड़ती थी। इसीलिए सरकार ने इन 29 कानूनों को मिलाकर 4 बड़े कोड बना डाले। ये 4 बड़े कोड हैं: कोड ऑफ वेजेस साल 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड साल 2020, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी साल 2020 और इसके अलावा एक और है जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड साल 2020। ये 4 कोड हैं जिनको 29 पहले वाले कोडों से एक्सचेंज कर दिया गया। अब हम इन्हें एक एक करके ऐसे समझेंगे जैसे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, जिससे आपको ये ज्यादा आसानी से समझ आए। शुरुआत करते हैं पहले कोड से जो है कोड ऑन वेजेस। ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला बदलाव है। इस कोड में वेजेस यानी कि सैलरी का मतलब साफ साफ तय कर दिया गया है। यानी ये कि अब ये स्पष्ट यानी क्लियर कर दिया गया है कि आपकी सैलरी में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, जैसे कि बेसिक पे हो गया, भत्ते आदि ये सब, और किन चीजों को सैलरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इन दोनों कैटेगरीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। इससे क्या होगा कि कर्मचारी और कंपनी दोनों के लिए नियम समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जो पहले कंफ्यूजन थी वो सॉल्व हो जाएगी। अब नए नियम की बात की जाए तो अब आपकी कुल सैलरी का कम से कम 50% यानी 50% जो है, आधा हिस्सा जो है वो बेसिक पे होना जरूरी है। पहले क्या होता था कि कंपनियां बेसिक पे कम रखती थी और एचआरए या फिर स्पेशल अलायंस, ट्रांसपोर्ट अलायंस जैसी कई हिस्से में सैलरी को बांट देती थी। इससे आपका पीएफ और ग्रेच्युटी कम बनता था क्योंकि वे बेसिक पर आधारित होती हैं। अब नया नियम कहता है कि अगर अलायंस कुल वेतन के 50% से ज्यादा है तो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा हिस्सा जो है वो बेसिक में जोड़ दिया जाएगा। अगर ये अभी नहीं समझ आया है तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे और भी ज्यादा सरल हो जाए। अब मान लीजिए कि आपकी कुल सैलरी जो है वो 60,000 है। पहले बेसिक पे जो था वो 22,000 था। पीएफ 12% यानी 2,640 के करीब कटता था। अब नए नियम के बाद क्या होगा, यानी नए नियम के अनुसार क्या होगा, बेसिक पे से आपका 30% होना चाहिए। आपका बेसिक पे 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो अब 12% के हिसाब से देखें तो 3,600 पीएफ कटेगा। मतलब इन हैंड सैलरी कम हो सकती है, लेकिन फायदा ये होने वाला है कि जो आपका पीएफ है, जो आपका यानी पीएफ बैलेंस हो गया, वो तेजी से बढ़ेगा। ग्रेच्युटी भी जो है ज्यादा बनेगी क्योंकि अब बेसिक पर निर्भरता कम हो जाएगी। भाई इसी में दूसरा पॉइंट है नेशनल मिनिमम वेज का। देखिए पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिनिमम वेज होते थे। अब केंद्र सरकार एक फ्लोर वेज तय करेगी, यानी एक ही होगा। कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं ले सकता, तय नहीं कर सकता। यानी जो सरकार ने मिनिमम वेज रखा है वो ऑल ओवर इंडिया माना जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि देश भर में जो भी मजदूर है उनके लिए मिनिमम सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, यानी कि कोई भी उसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं हो पाएगा। अब तीसरा अहम मुद्दा जो है वो सैलरी कब मिलेगी। नया नियम कहता है कि हर कर्मचारी को अगले महीने की 7 तारीख तक वेतन मिलना चाहिए। देरी होने पर कार्रवाई हो सकती है और सैलरी डिजिटल माध्यम से देना अनिवार्य है। अब आते हैं दूसरे कोड पर, यानी जो 4 कोड है उसमें से जो दूसरा है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। ये नौकरी की सुरक्षा, छटनी और हड़ताल से जुड़ा हुआ कोड है जिसके अंदर इसके ऊपर बात हुई है। पहले 100 से ज्यादा जो कर्मचारियों वाली कंपनी होती थी उसको छटनी या फिर फैक्ट्री बंद करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब ये सीमा
300 कर्मचारियों तक करती गई है। यानी पहले अगर आपके में 100 लोग काम करते थे, अब 300 करेंगे तो आपको उसके लिए मतलब सरकार से पूछना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनी बिना सरकारी अनुमति के छटनी कर सकते हैं। यानी अगर 200 हैं तो भी आप छटनी कर सकते हो, आपको सरकार से नहीं पूछना पड़ेगा। यहाँ कर्मचारियों के लिए चिंता भी है और कंपनी के लिए लचीलापन भी। यानी यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की तरफ ज़्यादा जो है बैलेंस बन रहा है। अब हड़ताल के नियम क्या है उस पर बात करें तो किसी भी स्ट्राइक से पहले 14 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी होगा। बिना नोटिस की हड़ताल इनवैलिड मानी जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरे कोड की तरफ जो है सोशल सिक्योरिटी कोड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके भविष्य से जुड़ा है, यानी आपके फ्यूचर सिक्योर के ऊपर है। इसमें आपका पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुइटी, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट्स और गिग वर्कर शामिल है। इन सब के ऊपर इस कोड में बात की गई है। सबसे बड़ा बदलाव है कि फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी ग्रेचुइटी का हक मिलेगा। पहले क्या होता था, ग्रेचुइटी के लिए आपको 5 साल की लगातार नौकरी करनी पड़ती थी, फिर जाके आपको ग्रेचुइटी मिलता था। लेकिन अब फिक्स टर्म कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद ही ग्रेचुइटी के पात्र वो माने जाएंगे, यानी एलिजिबल हो जाएंगे। यानी अगर आप फिक्स टर्म पे नौकरी कर रहे हैं तो 1 साल की नौकरी के बाद आप ग्रेचुइटी ले पाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए भी बड़ा कदम है। अब गिग वर्कर्स की बात कर लेते हैं कि उनके लिए इस कोड में क्या बात कर गई है। जैसे गिग वर्कर जैसे फूड डिलीवरी एजेंट्स हो गए या फिर ऐप बेस्ड ड्राइवर्स हो गए, पहली बार उन्हें कानूनी पहचान दी गई है। उनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा और एग्रीगेट कंपनियां इसमें योगदान देंगी। इससे पहले भविष्य में बीमा और अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। यानी पहले जो उनको कोई भी सच इंश्योरेंस नहीं मिलती थी, अब ये सब उनको भी मिला जाएगा, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब चौथा कोड क्या है, वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। देखिए जो चौथा कोड है ये आपके काम के घंटे और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। नियम क्या कहता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए नियम कहता है कि हफ्ते में मैक्सिमम 48 घंटे काम, दिन में देखा जाए तो 8 घंटे स्टैंडर्ड काम आपको करना चाहिए। अगर आपसे ज्यादा काम करवाया गया तो ओवर टाइम डबल रेट पर देना होगा और ओवर टाइम के लिए आपकी सहमति जरूरी होगी कि हाँ भाई अगर मैंने 9 घंटे किया है तो मैंने अपनी मर्जी से किया है। वहीं महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उसके साथ सुरक्षा और सहमति अनिवार्य है। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और उनकी सहमति भी होगी। अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नौकरी छोड़ने के बाद 2 दिन के अंदर सेटलमेंट करना होगा। ये नहीं कि आप बैठे हो बहुत दिनों तक, फिर आप बैठे हो आपका पैसा आएगा एफएनएफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रेचुइटी 30 दिन के भीतर आपको देनी होगी। ये सभी जो है बदलाव होने वाले हैं 1 अप्रैल से। अब बड़ा सवाल, इन हैंड सैलरी क्यों कम हो सकती है? क्योंकि बेसिक पे पड़ेगा तो पीएफ ज्यादा कटेगा, लेकिन ये पैसा कहीं जा नहीं रहा है। ये समझ लीजिए ये आपके भविष्य के लिए जमा किया जा रहा है, आपके पास ही है, बस आपके हाथ में नहीं है। अगर आप युवा हैं तो शुरुआत में कटौती ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर आप इसको अपने 20 से 25 साल बाद जब देखेंगे, उस हिसाब से देखेंगे तो आपका पीएफ बैलेंस लाखों में होगा। तब यही जो नियम है आपके लिए फायदेमंद साबित आपको देखने को मिलेगा। आप इस हिसाब से सोचेंगे। अब कंपनियों के लिए क्या बदलाव है, ये तो हो गई एम्प्लॉय की बात। कंपनी की बात करें तो रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग को आसान किया गया है। कई आपराधिक प्रावधान, यानी अगर इसकी इंग्लिश वर्ड बोलूं तो क्रिमिनल प्रोविजन हटाए गए हैं। कंपाउंडिंग की सुविधा दी गई है, मतलब नियम सरल लेकिन जिम्मेदारी स्पष्ट की गई है। तो देखिए कंक्लूजन क्या निकला, ऊपर बताई हर बात का। नए लेबर लॉ का मकसद है सैलरी स्ट्रक्चर में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना और मिनिमम वेज की गारंटी, और इसके अलावा काम के घंटे तय करना है। लेकिन साथ ही कंपनियों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी देना है, यानी ये कि कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के बारे में सोच के कदम उठाया गया है। अब आपको क्या करना चाहिए, ये अगर आप सोच रहे हैं तो आपको बता दें, तो अपनी सैलरी स्लिप देखें, चेक करें कि बेसिक पे 50% है भी या नहीं है, पीएफ कितना कट रहा है, इस पर नजर रखनी जरूरी है। ग्रेचुइटी की पॉलिसी क्या है, इसको देखना जरूरी है, कहीं 5 साल में ही आपको पैसे ना दें जबकि 1 साल की बात हो रही है, क्योंकि जागरूक कर्मचारी ही मजबूत कर्मचारी होता है। अगर ये वीडियो आपको जागरूकपूर्ण लगी हो या आपको लगा हो कि आपको ये समझ आई है, आपको लग रहा है कि कोई पार्ट्स हैं जो आपको और अच्छे से समझने हैं, तो मुझे कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। लेकिन आपका इस पर जो भी कहना है इस नए कोड के ऊपर, ये भी मेंशन करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।